हाँ जी साथियों, साइंस में हम लोग अम्ल, क्षार और लवण के टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। तो देखिए साथियों, पहला क्वेश्चन है, धात्विक ऑक्साइड प्रकृति में खाली स्थान होते हैं। यानी जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं उनका प्रकृति कैसी होती है, उनका नेचर कैसा होता है। क्या वो उदासीन होते हैं, क्या वो अम्लीय होते हैं, क्या वो क्षारीय होते हैं या उभयधर्मी होते हैं या इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो होगा क्षारीय होते हैं। क्या होते हैं? क्षारीय। अब क्षारीय कैसे होते हैं, तो आइए जानते हैं। देखिए, दो तरीके के ऑक्साइड, सॉरी, तीन तरीके के ऑक्साइड होते हैं। एक होते हैं अम्लीय, एक होते हैं क्षारीय, एक होते हैं उभयधर्मी। ठीक है। एक आपके अम्लीय होते हैं, एक आपके अम्लीय होते हैं। ठीक है। और एक आपके क्षारीय होते हैं, एक आपके क्षारीय होते हैं और एक आपके उभयधर्मी होते हैं। यानी कि तीन प्रकार के ऑक्साइड होते हैं। ठीक है, उभयधर्मी। तो अम्लीय कौन होते हैं? जो अधात्विक होते हैं। कौन होते हैं? अधात्विक। अधात्विक होते हैं, वो तो अम्लीय होते हैं। और जो धात्विक होते हैं, जो धात्विक होते हैं, वो आपके क्षारीय होते हैं। और उभयधर्मी कौन होते हैं? उभयधर्मी ये क्या करते हैं? लवण बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं। ठीक है। तो आइए इसका डिटेल हम लोग जानते हैं। इसका डिटेल क्या है? ठीक है। देखिए, इसके संबंध में कुछ कंसेप्ट है, वो समझते हैं हम लोग। देखिए, कंसेप्ट ये है। देखिए, इसके पीछे जो धारणा है वो ये है कि ऑक्साइड ऐसे यौगिक हैं जो धातुओं, अधातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया से बनते हैं। जो ऑक्साइड होते हैं ऐसे यौगिक होते हैं जो किससे? धातु और अधातु की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया से बनते हैं। अब इसमें ऑक्साइड के प्रकार क्या होते हैं? मैंने आपसे कहा, एक तो क्षारीय होते हैं, एक अम्लीय होते हैं और एक उभयधर्मी होते हैं। क्षारीय कौन होते हैं? एक जटिल रासायनिक पदार्थ ऑक्साइड हैं जो अम्ल या अम्लीय ऑक्साइड के साथ रासायनिक अभिक्रिया में लवण बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं ये लवण बनाते हैं। और क्षार या क्षारीय ऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। मतलब ये स्वयं में क्षार ऑक्साइड है, तो क्षार ऑक्साइड है तो ये क्षार के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं। क्षार किसके साथ करते हैं? अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं। तो जो आपके जटिल क्षार हैं वो कौन कौन होते हैं? जैसे कॉपर ऑक्साइड है, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ठीक है। अच्छा, अब अम्लीय ऑक्साइड की बात करें तो यह एक जटिल रासायनिक पदार्थ ऑक्साइड होता है जो क्षार या क्षारीय ऑक्साइड के साथ रासायनिक अभिक्रियाओं में लवण बनाता है। ठीक है। अब जो अम्ल हैं वो किसके साथ बनाते हैं? वो क्षार के साथ बनाते हैं। और जो क्षार है वो किसके साथ बनाते हैं? अम्ल के साथ लवण बनाते हैं। लेकिन अम्ल अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। जो जटिल अम्ल हैं वो कौन होते हैं? जैसे CO2 हो गया। ये CO2 आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है, ये आपका अम्ल होता है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है, SiO2, ये भी आपका अम्ल ऑक्साइड होता है। अब जो उभयधर्मी होते हैं, जो उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, उन्हें देखते हैं हम लोग। देखिए, लिखा हुआ है, देखिए ये लिखा हुआ है उभयधर्मी ऑक्साइड। यह एक जटिल रासायनिक पदार्थ है। ठीक है, ये भी रासायनिक पदार्थ है, ऑक्साइड भी है, जो अम्ल या अम्ल ऑक्साइड और क्षार या क्षारीय ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाता है। मतलब उभयधर्मी वो होते हैं जो दोनों के साथ क्रिया कर सकते हैं। जैसे कि कॉपर है, कॉपर अम्ल के साथ भी क्रिया कर सकता है और क्षारीय के साथ भी कर सकता है। जिंक भी, टिन, लेड, एल्यूमिनियम और बेरिलियम, ये जो उभयधर्मी ऑक्साइड बोलते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। क्वेश्चन आ सकता है कि कॉपर है, जिंक है, टिन, लेड, एल्यूमिनियम एंड बेरिलियम है, ये कैसे
उभय ऑक्साइड होते हैं, तो आप कह सकते हैं ये उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं, ठीक है? चलिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इससे पहले हम लोग और कंसेप्ट क्लियर करते हैं। देखिए, कंसेप्ट ये है स्पष्टीकरण। अब जैसे हम लोगों ने इतना सब कुछ सीखा, तो उसमें स्पष्टीकरण क्या हुआ? ऑक्साइड की प्रकृति। अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो अम्ल होते हैं, उनकी जो प्रकृति है, या कह सकते हैं कि अम्ल अधातुओं से प्राप्त होते हैं, ठीक है? अधातुओं से प्राप्त होते हैं, और जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं, वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो हमारा क्वेश्चन भी यही था। क्वेश्चन क्या था कि धातु ऑक्साइड जो आपके धात्विक ऑक्साइड होते हैं, वो किस प्रकृति के होते हैं? तो क्षारीय है। फिर यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के रूप में वापस फिर वही बात कही गई है, धातु ऑक्साइड प्रकृति में क्षारीय होते हैं, और गैर धातु ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होते हैं, ठीक है? तो इतना आपने डिटेल समझा उसके बारे में, एक क्वेश्चन के बारे में आपने कितना सारा डिटेल पढ़ लिया। तो जब आप उसके संबंध में डिटेल पढ़ लेंगे, तो निश्चित रूप से आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक जलीय विलयन में वे अम्ल के रूप में व्यवहार करेंगे, और नीले लिटमस को लाल कर देंगे। क्या कर देंगे? लाल कर देंगे, ठीक है? और जो क्षारीय होते हैं, वो क्या करते हैं? लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। अब आपके समझ में आने लगा होगा, ठीक है? चलिए, बहुत अच्छी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन ये है कि एक अम्ल एक पदार्थ है। अगर अम्ल एक पदार्थ है, तो वो क्या करता है? उसके साथ क्या-क्या कंडीशंस होती हैं? एक प्रोटॉन दान करता है? क्या एक इलेक्ट्रॉन युग्म को स्वीकृत करता है? क्या जल में H+ देता है? ठीक है? या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों, यहाँ पर जो अम्ल होता है, अम्ल में ये तीनों कैटेगरीज़ पॉसिबल हैं। ये तीनों कैटेगरीज़ होती हैं, इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है? आइए इसके पीछे की कहानी, इसके पीछे की डिटेल हम लोग समझते हैं, तब आपकी समझ में और अच्छा आ जाएगा, ठीक है? देखिए, उपरोक्त सभी सही उत्तर है, जो हमने आपको बताया कि सभी सही है। अब इसमें क्वेश्चन क्या है कि अम्ल के संबंध में क्या-क्या याद रखना है? देखिए, यह हाइड्रोजन गैस के उत्पादन के लिए सक्रिय धातुओं के साथ अभिक्रिया करता है। मतलब ये हाइड्रोजन गैस के उत्पादन के लिए ये सक्रिय धातुओं के साथ क्या करता है? ये अभिक्रिया करता है, ठीक है? और लवण यौगिक और जल का उत्पादन करने के लिए क्षार के साथ अभिक्रिया करता है। मतलब मैंने बताया था कि जो अम्ल हैं, वो क्षार के साथ अभिक्रिया करते हैं, अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, ठीक है? इसका स्वाद खट्टा होता है। अब देखिए, ये भी पहचानने का तरीका है, इसका स्वाद खट्टा होता है, और नीले लिटमस को लाल रंग से परिवर्तित कर देता है, ठीक है? अम्ल की उपस्थिति में फिनोल्फ्थैलिन रंगीन हो जाता है। अगर अम्ल की उपस्थिति में फिनोल्फ्थैलिन डाला जाए, तो ये कैसा हो जाएगा? रंगहीन हो जाएगा, कोई रंग नहीं होगा, ठीक है? अम्ल के साथ जलीय विलयन वैद्युत अपघट्ट होता है, जिसका अर्थ होता है वे विद्युत के सुचालक होते हैं। यानी इसमें ऊष्मा का संचरण हो सकता है, हो जाएगा, ठीक है? यह एक प्रोटॉन दान करता है। देखो, पहला ऑप्शन यही था ना, प्रोटॉन, तो ये प्रोटॉन देता है, और इलेक्ट्रॉन युग्म को स्वीकार करने के लिए सक्षम होता है। ये दोनों ऑप्शन आपके सही है। यह एक प्रोटॉन H को विलयन में निष्कर्षित करता है। तो देखिए, पहला ऑप्शन ये था, दूसरा ये था, तीसरा ये था, तीनों ऑप्शन हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन सही, सभी सही हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, जो अम्ल होते हैं, वो कौन-कौन होते हैं? प्रबल अम्ल, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। फिर आपका नाइट्रिक अम्ल होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, हाइड्रोब्रोमीन अम्ल होता है, हाइड्रोक्लिक अम्ल होता है, एंड पेक्लोरिक अम्ल होता है, और क्लोरिक अम्ल प्रबल अम्ल होता है, ठीक है? इतने सारे जो प्रबल अम्ल होते हैं। आइए अब हम आगे इसी में और सीखते हैं। देखिए, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है क्षार के संबंध में। जैसे हमने आपको अम्ल के बारे में बताया कि अम्ल खट्टा होता है, तो ऐसे ही क्षार है, वो स्वाद में कड़वा होता है, और लाल लिटमस को नीले रंग में परिवर्तित कर देता है।
फेनोल्फथैलिन क्षार की उपस्थिति में गुलाबी हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा आपके आगामी परीक्षाओं के लिए। यह अम्ल के यह अम्ल से अपक्रिया करके लवण और जल का उत्पादन करता है। ठीक है? हमने क्या बोला कि अम्ल किसके साथ अपक्रिया क्षार किसके साथ अपक्रिया करते हैं? अम्ल के साथ अपक्रिया करते हैं और क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं और क्या बना के देते हैं? और जल बनाते हैं। ठीक है? एक प्रबल क्षार वह क्षार है जो जलीय विलयन में पूरी तरह वियोजित हो जाता है। ठीक है? पूरी तरह वियोजित हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन अब आपकी समझ में आ गया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन ये है, प्रबल अम्ल रखने के लिए पात्र किसके बने होते हैं? ठीक है? आपको बताना है कि वो प्लेटिनम के बने होते हैं या पीतल के बने होते हैं या तांबे के बने होते हैं या सीसा के बने होते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो आपको हम बता दें जो प्रबल अम्ल होते हैं वो सूर्य की किरणों से क्रिया करके वो क्षीण हो जाते हैं। तो उनको सुरक्षित रखने के लिए हमें सीसा के कंटेनर बनाने पड़ते हैं। ठीक है? इनके लिए जो पात्र बनाते हैं वो सीसा का होना चाहिए। आइए इसके संबंध में जानकारी लेते हैं। देखिए, जानकारी ये है कि जो प्रबल अम्ल होते हैं उन्हें रखने के लिए शीशे की ज़रूरत होती है, शीशे। और उसका कारण है कि शीशे के कंटेनरों का उपयोग रेडियोधर्मी सामग्री के भंडारण या वहन के लिए किया जाता है। सीसा एक भारी धातु है जो परमाणु विकिरण को अवशोषित करने में सक्षम है और इस तरह लोगों को जोखिम से बचाता है। यदि हम अम्ल को एक धातु के कंटेनर में संग्रहित करके करते हैं तो वह जीर्ण शीर्ण हो जाएगा क्योंकि अम्ल प्रकृति में संक्षारक होते हैं। ठीक है? समझ में आ गया? तो आइए नेक्स्ट जानकारी जुटाते हैं इसके संबंध में। और देखिए, इसके साथ कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी आपको दी जा रही है कि सीसा का जो परमाणु संख्या वो 82 होती है। आवर्त सारणी में का ये तत्व है जिसको हम पीवी से रिप्रेजेंट करते हैं। पीवी लेड बोलते हैं इसे। सीसा को पीवी लेड कहते हैं। ठीक है? यह एक धातु है जिसका उपयोग रोमन काल में पेंट और पाइप को जंगरोधी बनाने के लिए किया जाता था। इसका उपयोग बैटरियों में किया जाता है। उदाहरण के लिए सीसा एसिड बैटरी। सीसा एसिड बैटरी इसका एग्जाम्पल हो सकता है। सोल्डरिंग और इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया के लिए किया जाता है। अब इसके साथ साथ आपको एक जानकारी और दी जाए कि जो प्लेटिनम होता है उसका गलनांक 1761 डिग्री सेल्सियस इतने पर होता है और प्लेटिनम का जो सिंबल है वो पीटी होता है और 78 वाला ये रासायनिक तत्व है। इसका परमाणु संख्या 78 उड़ती है। पीतल ये आवर्त सारणी में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मिश्र धातु है और ये तांबा और जस्ता से मिलकर बनती है पीतल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आपको बता दें कि जो पीतल है वो किससे बनती है? वो तांबा और जस्ता से मिलकर बनती है। ठीक है? दोनों से मिश्र धातु है, इसलिए आवर्त सारणी में मिश्र धातु का स्थान नहीं होता है। तांबा आपकी इसका गलनांक होता है 1085 डिग्री सेल्सियस और यह एक रासायनिक तत्व है। इसको Cu से रिप्रेजेंट करते हैं और ये 29 इसकी परमाणु संख्या है। ठीक है? तो दोस्तों आपको अच्छा लग रहा होगा। किसी भी एक क्वेश्चन को करने के लिए हम उसके संबंध में टोटल जानकारी इकट्ठी करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। अगर आप जो भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसमें साइंस एक अहम भूमिका निभाता है और उस साइंस के लिए साइंस का अगर आप पेपर देंगे तो इसमें से क्वेश्चन आपका फंसेगा। और यदि आप रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, लेवल 2 की तैयारी कर रहे हैं, जो साइंस और मैथ और साइंस का ग्रुप है, उनके लिए तो ये रामबाण साबित होगा। ये वीडियो उनके लिए रामबाण साबित होगा। ठीक है? चलिए, तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन ये है, अंगूर में पाया जाने वाला अम्ल कौन-सा है? अंगूर में अम्ल पाया जाता है, कौन-सा अम्ल पाया जाता है? स्टीयरिक अम्ल या एसिटिक अम्ल या ऑक्सैलिक अम्ल या टार्टरिक अम्ल? ठीक है? तो दोस्तों बता दें कि जो इमली होती है, इमली हो गया, आपका कच्चा आम हो गया, कच्चा आम हो गया,
आपका अंगूर हो गया, आपका अंगूर हो गया, इसमें टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ऑक्ज़ैलिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों टमाटर में और पालक में। टमाटर में और पालक में ऑक्ज़ैलिक अम्ल पाया जाता है। एस्टिक अम्ल पाया जाता है, ये नींबू में पाया जाता है, संतरे में पाया जाता है, ठीक है? आँवले में भी पाया जाता है, लेकिन आँवले में जो आँवला होता है उसमें विटामिन सी की बहुत ज़्यादा मात्रा होती है, ये सब विटामिन सी के स्रोत हैं, यानी एस्टिक अम्ल विटामिन सी का स्रोत होता है। और आंसर तो हमारा ये है टार्टिक अम्ल। और जो स्टेरिक अम्ल होता है, ये ये हम आपको भी बताएँगे। देखिए स्पेशल जानकारी हम लोग लेते हैं तब हम बताएँगे इसको। देखिए स्टीरिक अम्ल किसमें मिलता है? आइए यहाँ से हम लोग जानकारी लेते हैं। यहाँ से हम लोग जानकारी लेते हैं। देखो अम्ल के गुण स्वाद में खट्टे पता चल गया है, पहले से ही हम लोग पढ़ चुके हैं। पानी में घुलनशील होते हैं, संक्षारक होते हैं। अम्ल का एक जलीय विलयन विद्युत का संचालक करता है, ठीक है। यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, ये भी क्लियर हो गया। अम्ल धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस छोड़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अम्ल क्या करते हैं? धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस छोड़ देते हैं। अम्ल क्षारों के साथ क्रिया करके लवण बनाते हैं। अम्ल देखो कितनी अच्छी बात है। अगर अम्ल को किसी धातु के साथ क्रिया कराया जाए तो क्या करते हैं? हाइड्रोजन गैस छोड़ते हैं, H2, है ना? हाइड्रोजन गैस। और अम्ल अगर क्षारों के साथ क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं? तो लवण बनाते हैं। तो लवण बनाते हैं, ठीक है? अच्छा, इसकी व्याख्या समझते हैं। एक कंप्लीट हम लोग डिटेल लेते हैं। देखिए प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अम्ल, जैसे हम लोग जो खाना खाते हैं या खाद्य पदार्थ खाते हैं, उसमें पाए जाते हैं ज़्यादातर अम्ल। तो जैसे कि मानव शरीर में विभिन्न प्रकार के खाद्य अम्लों के लिए जगह तरह-तरह से प्रक्रिया करता है। अम्लों के लिए अलग-अलग तरह से प्रतिक्रिया करता है। साइट्रिक अम्ल है, मौलिक अम्ल है, टार्टिक अम्ल है। ये विभिन्न प्रकार के खाद्य अम्ल और प्रकृति में ये पाए जाते हैं। टार्ट्रिक अम्ल जो मिलता है वो देखो अंगूर, कच्चे आम और इमली में मिलता है टार्ट्रिक अम्ल, ठीक है? समझ में आ गया होगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं। देखो, अब यहाँ से आपको एक इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। ये हैं आपके अम्ल के नाम, ये अम्ल के नाम हैं, ठीक है? और ये है पदार्थ, ठीक? ये अम्ल के नाम हैं और ये पदार्थ हैं। हुँ, ये ले लिया जाए, ठीक है? चलिए, देखो सिरका, सिरका अम्ल है, वो सिरका प्राप्त होता है उसमें से, यानी सिरका से प्राप्त होता है सिरका अम्ल। चींटी के डंक से फॉर्मिक अम्ल, देखो चींटी का या मधुमक्खी, यहाँ पे मधुमक्खी भी जोड़ सकते हैं। यदि मधुमक्खी का डंक भी लगता है तो उसमें फार्मिक अम्ल ही आता है। साइट्रिक अम्ल खट्टे फल जैसे संतरा है, नींबू है, आंवला आता है, ठीक है ना? ये आपके खट्टे फल जो होते हैं वो साइट्रिक अम्ल देते हैं। लैक्टिक या दुग्ध अम्ल ये दही से मिलता है, खट्टा दूध। और ऑक्ज़ैलिक देखो पालक, मैंने कहा था पालक या टमाटर। अभी हम आपको आगे भी दिखाएँगे, टमाटर भी इसमें आता है, पालक और टमाटर। और एक्स्कॉर्बिक अम्ल, देखिए स्कर्वी नाम का रोग होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नाम का रोग होता है, इसलिए उसे एस्कॉर्बिक अम्ल भी बोलते हैं। आंवला और खट्टे फलों में ये पाया जाता है, लेकिन आंवला इसका सबसे ज़्यादा सबसे अच्छा स्रोत है विटामिन सी का। और टार्ट्रिक अम्ल है वो इमली, अंगूर और कच्चे आम में पाया जाता है। ठीक है? चलिए, बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन हमारा ये है कि अपच के उपचार के लिए किस प्रकार की दवाओं का उपयोग करते हैं? अपच आप जानते हो, जैसे पेट में गैस बनना, लूज़ मोशन की शिकायत होना, तो उसमें अ, अम्ल की अधिकता हो जाती है। क्या हो जाती है? अम्ल। तो अम्ल को ख़त्म करना होता है, यानी अम्ल विनाशक। अम्ल विनाशक अगर कोई भी पदार्थ आप खाते हैं, जो अम्ल को विनाश कर दे, अम्ल के असर को ख़त्म कर दे, तो वो हमारे अपच को सही करेगा। तो देखो ये प्रतिजैविक है, ये तो एंटीडोट होता है, एंटीबायोटिक होता है ना? बोलते भी एंटीबायोटिक टैबलेट देना, मतलब वो क्या एंटीबायोटिक जो होती हैं चीज़ें वो इन्फेक्शन को दूर करती हैं। किसको करती हैं? इन्फेक्शन को। दर्दनाशक एनाल्जेसिक यानी कि इसे हम पेन किलर भी बोलते हैं दर्दनाशक को। क्या बोलते हैं? पेन किलर बोलते हैं। ये केवल दर्द कम करती हैं।
अम्लत्वनाशक, ये देखिए ये है आपका एंटासिड। ये एंटासिड है जो क्या करेगा, अम्ल का नाश करेगा, अम्ल को विनाश करेगा, उसका नाश करेगा, यानी उसके असर को कम कर देगा। और रोगाणुरोधक, ये एंटीसेप्टिक होता है। ये एक तरीके का एक इंजेक्शन भी होता है और इसकी टैबलेट भी होती हैं, जिन्हें खाने से जैसे आपको कहीं घाव है, अगर वो कहीं पे घाव है, जैसे कि ऑपरेशन होता है इस टाइप से, तो उसमें एंटीसेप्टिक इंजेक्शन लगाते हैं, जिससे कि वो घाव आगे बढ़े नहीं और वो जल्दी से सूख जाए, ठीक है? ये सारी चीज़ें। अब आइए इनकी डिटेल हम लोग जान लेते हैं। आइए डिटेल जान लेते हैं, ठीक है? देखिए, अब यहाँ पे आपको जानकारी मिल रही है। सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे कि अम्लत्वनाशक जो होता है, वो क्या है? एक दवा है, ऐसी दवा है जो अपच और अम्लसूल कह सकते हैं कि जो अम्ल की वजह से दर्द हो रहा है, उसको दूर करने के लिए आमाशय में अम्ल का प्रतिकार यानी बेअसर कर देती है, ठीक है? ये अपच को सही करती है, दर्द को सही करती है और जो जठर ग्रास नली होती है उसके प्रतिवाह को कि में जो रोग होता है उसको सही कर देती है। आमाशय में अल्सरों से सही कर देती है। आमाशय की परत पे सूजन हो वो भी सही कर देती है अम्लत्वनाशक, ठीक है? अब ये अम्लत्वनाशक ये है, इसको कहते क्या हैं? है ना? इसे कहते क्या हैं? तो देखिए ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। ये क्या होता है? ये आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है? तो आइए इसको भी डिटेल में जान लेते हैं हम लोग। देखो, अभी हम लोगों ने ये पढ़ लिया था कि प्रतिजैविक भी ऑप्शन था, दर्दनाशक भी था, रोगाणु। तो हमने बता दिया है प्रतिजैविक होता है जो जीवाणु को नष्ट करके धीमा कर देता है। ठीक है? संक्रमक रोक देता है, इन्फेक्शन नहीं होता है। दर्दनाशक क्या करता है? दर्द में निवारक होती है टैबलेट, पेन किलर बोलते हैं। और रोगाणु वाली हमने बताया सर्जरी अगर कहीं किसी को हुई है, अस्पतालों में जो है चिकित्सक में से दिया जाता है। ठीक है? और इम्पोर्टेंट बात है ये है कि जो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम है, ठीक है ना? इसे मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड कहते हैं, ये पाया जाता है। इसका उपयोग अम्लत्वनाशक के रूप में किया जाता है। ठीक है? अगर आप ये कहते हैं कि अम्लत्वनाशक है क्या? तो अम्ल को ख़त्म करने के लिए, अम्ल को का असर कम करने के लिए मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड दिया जाता है और मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड ये क्षार है। ये क्या है? क्षार। तो अम्ल पर प्रतिक्रिया किसकी होती है? क्षार की होती है। ठीक है? चलिए बहुत अच्छे, यानी आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है स्क्रीन पर। क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन-सा अम्ल नेटल बिच्छू के यहाँ पेट नहीं होना चाहिए, पेड़, अम्ल ना अम्ल नेटल, ठीक है? बिच्छू के पेड़ में पाया जाता है। अब ये बिच्छू, ये वृक्ष का नाम है। ये एक पेड़ है, ये एक वृक्ष है, आपको मैं बता दूँ, ठीक है? और ये पहाड़ों पे मिलता है। कहाँ मिलता है? पहाड़ों पे, ठीक है? ये ऐसा पौधा होता है, अगर इसके पत्ती पे जो काँटे होते हैं वो लग जाएँ, तो उसमें मैथेनोइक यानी मैथनोइक अम्ल स्रावित होता है। मैथनोइक अम्ल स्रावित होता है और उसके स्रावित होने से दर्द होता है। ठीक है ना? तो इसका आंसर भी यही है, मैथनोइक अम्ल। सिट्रिक अम्ल है नहीं। सिट्रिक अम्ल तो आप जानते हैं फलों में मिलता है, जैसे कि आपका जैसे आपका नींबू हो गया, आंवला हो गया, संतरा हो गया। एथनोइक अम्ल ये आपको मिलता है चींटी के डंक से। चींटी नहीं, सॉरी, एथनोइक अम्ल चींटी से नहीं मिलता है, ये मिलता है उससे, क्या बोलना चाहिए, एथनोइक, चलिए मैं अभी बताऊँगा। ऑक्ज़ैलिक आपका मिलता है और टमाटर पालक और टमाटर से मिलता है, ठीक है ना? ओके, और मैथनोइक जो होता है वो आपका इससे होता है, ठीक है? एथनोइक हो सकता है चींटी से, मुझे लग रहा है एथनोइक चींटी से हो सकता है। चलिए अभी देख लेते हैं, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, इसी में है, डिटेल में मैंने दिया हुआ है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि जो इसका आंसर है वो मैथनोइक है। और इसका है क्या, कारण क्या है वो देखिए। ये नेटल बिच्छू एक शाकाहारी पौधा होता है, जंगलों में उगता है। इसकी पत्तियों में चुभने वाले बाल होते हैं, गलती से छूने पर दर्दनाक डंक मारते हैं, ठीक है? ये दर्दनाक डंक मारते हैं। इसे इसमें से मेथनोइक अम्ल स्रावित होता है
और इसको असर को कम करने के लिए उसके पास यानी जो उपाय है इसका, वो चिलमोड़ा का पौधा होता है। चिलमोड़ा के पौधे को डाक का पौधा कहते हैं। क्या कहते हैं? डाक। डाक का पौधा होता है। उसके पत्ते को आप जो है रगड़ लीजिए तो इसका असर कम हो जाएगा, ठीक है? और ये कहाँ मिलता है? ये अक्सर उसी के पास होता है। यानी जो पौधा आपको परेशान करेगा उसी के पास आपका ट्रीटमेंट भी है। आइए आपको बताते हैं, ये जो पौधा आप देख रहे हैं ये मैंने एनसीईआरटी से लिया हुआ है। ये पौधा आप देख रहे हैं यही है नेटल। ये नेटल एक शाकीय पादप है जो जंगलों में उपजता है। इसके पत्तों में डंकनुमा बाल होते हैं और गलती से अगर छू जाएं तो डंक जैसा दर्द होता है और इसमें मेथेनोइक अम्ल का स्राव होता है, ठीक है? इसके लिए दर्द होता है इसमें। अब मैंने अब आपको यहाँ बताना है कि ये इसको खत्म करने के लिए डाक के पौधे दिखना यहाँ लिखा हुआ है देखो। इसका इलाज डंक वाले स्थान पर डाक पौधे की पत्ती रगड़कर किया जाता है। जो डाक का पौधा होता है इसी के पास होता है, उसकी पत्ती लगाने से ये सही हो जाता है, ठीक है? तो समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उससे पहले एक जानकारी लेते हैं प्राकृतिक स्रोत। देखिए प्राकृतिक स्रोत और अम्ल तो जैसे सिरका है तो एस्टिक अम्ल होता है उसमें, सिरका में, और इसे सिरका अम्ल भी बोलते हैं। संतरा सिट्रिक होता है, संतरा है, नींबू है, आंवला है, इनमें सिट्रिक अम्ल होता है, ठीक है? सिट्रिक है, साइट्रिक। इमली में टाइट्रिक होता है। इमली के साथ आपको क्या जोड़ लेना चाहिए? अंगूर जोड़ लेना चाहिए, अंगूर में। और टमाटर के साथ जोड़ना चाहिए पालक, यानी कि टमाटर और पालक में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। नेटल का डंक होता है, मेथेनॉल होता है, यानी चींटी का डंक और नेटल का डंक ये मेथेनोइक अम्ल देते हैं। और खट्टा दूध यानी दही है उसमें लैक्टिक अम्ल होता है। तो यहाँ से ये भी एनसीईआरटी से लिया गया है। जो एनसीईआरटी बुक्स होती हैं वहाँ से ये चीज़ ली गई है, तो ये बहुत ऑथेंटिक है, ठीक है? मतलब आप बिल्कुल विश्वास के साथ याद कर सकते हैं, यहाँ पे कोई भी चीज़ आपको रॉन्ग नहीं बताई जाएगी क्योंकि ये अ, जो लिया गया है एनसीईआरटी से लिया गया है, ठीक है? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। आप जो क्वेश्चन देख रहे हैं बड़ा प्यारा क्वेश्चन। देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत शानदार है। क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से किसमें साइट्रिक अम्ल होता है? तो अभी पढ़ा है साइट्रिक होता है आपका नींबू होता है, संतरा होता है, आंवला होता है, इनमें साइट्रिक अम्ल होता है तो संतरा होगा। टमाटर में होगा नहीं, टमाटर में ऑक्जेलिक होता है टमाटर और पालक में, ठीक है? इमली में सेट्रिक अम्ल टार्टरिक अम्ल होता है और इसमें लैक्टिक अम्ल होता है, तो हमारा आंसर ही हो जाएगा, ठीक है? बहुत बढ़िया। इसकी डिटेल भी हम लोग जान लेते हैं। देखिए ये बहुत ज़रूरी है। ये इसलिए पढ़ना ज़रूरी है, आंसर तो बहुत आसान है, लेकिन देखो एक बात है, आम फाइबर देता है, विटामिन ए देता है, सी देता है, यानी आम खाने से विटामिन ए की प्राप्ति होगी, विटामिन सी मिलता है खट्टा होने की वजह से, फाइबर मिलता है। केला में फाइबर मिलता है, पोटेशियम, विटामिन बी6 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बी6 का स्रोत केला है, ठीक है? पोटेशियम, फाइबर और अंगूर में नींबू की तुलना में साइट्रिक अम्ल की मात्रा कम होती है। इसलिए अंगूर जो है वो आपका उसमें चला जाता है, अंगूर को टार्टरिक अम्ल में ले लेते हैं हम लोग, ठीक है? और विटामिन सी की कमी से एक बीमारी होती है, इसे स्कर्वी कहते हैं। विटामिन सी सबसे ज़्यादा मिलता है आंवला में और विटामिन सी का स्रोत होता है खट्टे फल। तो इतना नॉर्मल बात है, ये सभी लोग जानते हैं, ठीक है? चलिए बहुत बढ़िया। देखो यहाँ एक टेबल और है और इस टेबल में मैंने समझाया है, वो भी क्लियर कर लीजिए। देखिए अ, जैसे कि टार्टरिक अम्ल है तो अंगूर और इमली हो गया। लैक्टिक दही जानते हैं, फॉर्मिक जानते हैं मधुमक्खी और लाल चींटी। एचसीएल ये मानव पेट में, एचसीएल जो अम्ल होता है आमाशय रस बोलते हैं, ये मानव के पेट में स्रावित होता है। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में, हमने बताया टमाटर और पालक ये दोनों ही हम लोग बोल सकते हैं। और साइट्रिक अम्ल या एस्कॉर्बिक अम्ल ये दोनों एक ही बात है। ये नारंगी या नींबू या आंवला, बस ध्यान रखना आंवला सबसे अच्छा स्रोत है विटामिन सी का, ठीक है? और सिरका अम्ल है वो सिरका में प्राप्त होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आंसर होगा 5.6 से कम। अब आपको बता दें कि अम्ल होता क्या है?
तो इसके लिए आपको एक टेबल देते हैं, उस टेबल से आप जानकारी लीजिएगा। देखिए टेबल है, ये 7 बीच में है, मतलब अम्ल की पहचान या अम्ल और क्षारीय होने की पहचान 0 से 14 के बीच होती है। अगर 0 की तरफ जा रहे हो तो अम्लता होने की पहचान होती है, और अगर 7 से 14 की तरफ जा रहे हो तो क्षारकता बढ़ती है। अब आपको बताते हैं किसकी कितनी होती है। जैसे जठर रस है, उसकी 1.2 होती है, नींबू के रस की 2.2 होती है, शुद्ध जल की 7 होती है, रक्त की 7.4 होती है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम की 10 होती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड विलेन की 14 होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये स्लाइड है, इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। और नीचे हमने आपको एक विशेष जानकारी दी हुई है कि दूसरे ग्रहों में अम्ल पदार्थ पाया जाता है, जो आपका शुक्र होता है, वीनस के नाम से जानते हैं इंग्लिश में। इसका जो वायुमंडल होता है वो सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत पीले बादलों से बना होता है। ठीक है ना? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है, एनसीईआरटी से लिया गया है। ठीक है? याद कर लेना आप लोग। ठीक है? बहुत ही छोटी-छोटी बातें हैं, बट हैं बहुत खास इंपॉर्टेंट। तो आपको यहाँ जानकारी होगी कि अम्ल वर्षा से जो बिल्डिंग्स होती हैं उनमें बहुत नुकसान होता है, तो इसे पढ़ लेते हैं। अम्लीय वर्षा एक रासायनिक अभिक्रिया के कारण होती है, जो तब शुरू होती है जब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे यौगिक हवा में मुक्त हो जाते हैं। ठीक है? ये पदार्थ वायुमंडल में बहुत अधिक ऊंचाई तक जा सकते हैं, जहां वे पानी, ऑक्सीजन और अन्य रसायनों के साथ मिलकर अधिक अम्लीय प्रदूषक बनाते हैं, जिसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। मानव गतिविधियां अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है। मतलब मानव का मतलब है, मानव पेड़ काट रहा है, फैक्ट्रियां लगा रहा है, गाड़ी चला रहा है, तो उससे निकलने वाला धुआं और जो गैस है वो बहुत ही विनाशकारी हो रही है। ठीक है? मनुष्यों ने हवा में इतने विभिन्न रसायनों को छोड़ रखा है, जिसके कारण वायुमंडल में गैसों के मिश्रण को बदल गया है। बिजली संयंत्र जब बिजली बनाने के लिए कोयले जैसे जीवाश्म ईंधन को जलाते हैं, तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड को अधिक मात्रा में छोड़ते हैं। इसके अलावा कार हैं, ट्रक हैं, बस हैं, इनसे निकलने वाली हवा नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। यही आप अम्ल वर्षा का कारण बनते हैं। ठीक है? तो आपने देखा कि इस वीडियो में कितनी अच्छी जानकारी आपको मैंने दी है। अब बात करते हैं, पीएच जो होता है वो हाइड्रोजन की क्षमता को रिप्रेजेंट करता है। पीएच एक माप होती है जिसमें अम्लीयता और क्षारीय पानी का पता लगाया जाता है, जिसका परास 0 से 14 होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। इसका परास 0 से 14 होता है, जिसमें 7 बिल्कुल मिडिल पॉइंट होता है। उदासीन 7 से कम है पीएच तो वो अम्लीयता का प्रतीक होगा, 7 से अधिक है तो वो क्षार का प्रतीक होगा। इसके संबंध में आपको जानकारी देते हैं कि 1909 में सोरेन सेन द्वारा अम्लता को व्यक्त करने के लिए उपयुक्त तरीका प्रस्तावित किया गया था, हाइड्रोजन आयन सांद्रता का ऋणात्मक लघुगुणक। ठीक है? ये जो एच एच प्लस और ओ एच माइनस करके जो यहाँ हमने आपको भी बताया है, ये उन्हीं की देन है। उन्होंने ही जो है इस चीज को बताया था। ये देखिए एच प्लस, ये ओ एच माइनस, ये देखिए ओ एच माइनस और एच प्लस, ये जो कंसेप्ट है ये इन्हीं की देन है। इन्होंने ही जो है व्यक्त करने का तरीका प्रस्तावित किया था। किसने? सोरेन सेन ने 1909 में। ठीक है दोस्तों? तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। ठीक है? और अगर आप न्यू है तो सब्सक्राइब